नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी में सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है। आरएलडी 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं आरएलडी 50 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 30 से 32 सीटें देने को तैयार हो चुकी है। सूत्रों की माने तो जयंत और अखिलेश के बीच एक और दौर की बातचीत अभी होनी बाकी है और इसके बाद दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन को लेकर बातें अमूमन तय हो चुकी हैं और लगभग 36 सीटें आरएलडी को दी गई है। हालांकि आरएलडी से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही थी और इसके साथ ही ये खबरें भी हैं कि आरएलडी के लिए डिप्टी सीएम पद पर भी बात बनी है। तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो मेल है वो आने वाले चुनावों में क्या लेकर आता है, इस पर फिलहाल सभी की निगाहें जो है वो टिक चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह से सबसे पहले देखा गया विधानसभा चुनाव में, एक बार कांग्रेस से हाथ मिलाया, एक बार बसपा से हाथ मिलाया और अब आरएलडी के साथ बात बनी है। हालांकि अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर बातचीत करनी बाकी है और बातचीत होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो जयंत और अखिलेश के बीच अभी एक और दौर की बातचीत होनी बाकी है और उसके बाद सभी की निगाहें इस बात पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से की जाएगी। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी करुण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। करुण जी, फिलहाल बातचीत जो है 36 सीटों तक बन चुकी है आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच। आरएलडी 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या खबरें हैं? बिल्कुल, देखिए ये बातचीत जो है अब यहाँ पर निर्णायक दौर में पहुँच गई है। 36 सीटों पर जो है आरएलडी ये चुनाव लड़ेगी, जिसमें कि 30 सीटों पर आरएलडी अपने उम्मीदवार और 6 पर एसपी के सिंबल पर वो उम्मीदवार उतारेगी। देखिए, कोशिश थी, यहाँ पर बार्गेनिंग चल रही थी, लंबे समय से बातचीत चल रही थी और बातचीत कल जब निर्णायक दौर में पहुंची तो 50 सीटों की मांग हो रही थी, लेकिन 36 पर यहाँ पर अखिलेश मानने को तैयार हो गए। इसके अलावा ये भी यहाँ पर एक समीकरण है, एक जो अंदर से ये खबर आ रही है चारुल, कि जहाँ जहाँ आरएलडी मजबूत दिखाई पड़ेगी वहाँ पर जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी वो आरएलडी के सिंबल पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो इस तरह के भी कुछ एग्रीमेंट हो सकते हैं, कुछ इस तरह का समझौता भी हो सकता है। यहाँ ये देखने वाली बात है कि 2019 में ही इनके बीच गठबंधन हुआ था। वहाँ पर जो मुख्य गठबंधन था वो एसपी और बीएसपी का था, जो कि करारी हार कह सकते हैं। नतीजा बहुत अच्छा नहीं रहा था, सीटें उस तरीके से नहीं मिल पाई थी। उसके बाद जो है बीएसपी अलग हो गई थी, लेकिन आरएलडी के साथ गठबंधन बना रहा था। लेकिन कुछ समय पहले ही प्रियंका गांधी के साथ बातचीत शुरू हो गई थी जयंत चौधरी की, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन तो नहीं हो जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं और यहाँ पर एसपी के साथ ही गठबंधन हुआ है। और ये यहाँ पर जोर देते हुए रहे हैं। देखिए, आरएलडी की अगर बात कर लें और उसकी मजबूत पकड़ की बात कर लें तो पश्चिमी यूपी में आरएलडी की मजबूत मानी जाती है पकड़। क्या ये माना जाए कि इस मौके को इनकैश करना चाहती है समाजवादी पार्टी ताकि जड़ें वहां पर मजबूत हो सके और ये जो गठबंधन है कहीं ना कहीं ये वोटों के जरिए एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को मजबूत कर पाए? बिल्कुल, देखिए, परंपरागत रूप से आरएलडी के वोटर्स माने जाते हैं जो जाट हैं, जाट बहुल ये इलाका माना जाता है पश्चिमी यूपी, और इसीलिए कहा जाता है कि आरएलडी के साथ जाने को सभी पार्टियां बेकरार रहती हैं। हालांकि 2019 में जो गठबंधन हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाई थी। हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। उसके बाद 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था वहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में जाट वोटर्स को अपनी तरफ लाने में कामयाब हुई थी, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे जो हुए थे उसके बाद से ये मैसेज देने में कामयाब रही थी भारतीय जनता पार्टी कि कोई अगर उनका सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पर आरएलडी के वोटर्स उसमें सेंध कमाने लगाने में कामयाब जुड़ गए हैं। अभिनव 50 सीट की मांग, लेकिन फिलहाल 36 पर राजी हो गई है सपा। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि आरएलडी 50 सीटों पर लेकर अपनी मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के सामने रखी थी, लेकिन कल जो अखिलेश यादव के साथ गोपनीय तरीके से मुलाकात हुई थी उसमें जो है लगभग 32 से 36 सीटों के बीच में उनकी बात बनती हुई दिखाई पड़ रही है। उसमें 4 सीटें ऐसी हैं जो कि राष्ट्रीय लोकदल जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेगा और 2 जो है वो लोकदल के सिंबल पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। इसके अलावा जो है दोनों अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा और प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी
नहीं हुई है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि पूरी तरह से बात बन गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी का जो अलायंस का एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। चाहे 2017 में आपने देखिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव बड़ी शिद्दत से और बड़ी जोर शोर से उन लोगों ने बस पर सवार हुए थे और 2 युवा कर उन लोगों ने बाकायदे उसकी होर्डिंग पोस्टर भी लगाए थे, लेकिन नतीजा जो है आपने देखा 2017 में जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों जो है किस बुरी तरह से उन लोगों ने चुनाव हारी। उसके बाद आपने देखा बीएसपी के साथ हुआ और बीएसपी के साथ अब ये तीसरा एक्सपीरियंस है अखिलेश यादव का, जिसमें 2 युवा फिर से साथ आए हैं। आगे वाले समय में ये लोग कितना उत्तर प्रदेश में जो है सियासी गणित बैठा पाते हैं ये अभी देखना होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जो कि संरक्षक है अब मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कभी भी जो है गठबंधन किया, लेकिन इस तरह का गठबंधन नहीं किया कि उनके जो कार्यकर्ता है वो डिमोरलाइज हों। उनका पहले भी करना था कि जब हमारे कार्यकर्ता हैं अगर वो सिंपल पर चुनाव नहीं लड़ते और हम गठबंधन करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा नुकसान होता है। और दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता हैं जो मेहनत करते हैं, जो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं अपने चुनाव क्षेत्र में, उनकी जगह अगर दूसरी पार्टी के अलायंस को अगर हम टिकट दे देते, अलायंस को अगर महागठबंधन में दे देते तो हमारी पकड़ अभिनव, आपसे ये समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की अगर बात कर लें तो अभी जिक्र आपने भी किया, फिलहाल समाजवादी पार्टी ने जो अपनी स्थिति बनाई हुई है, हम नहीं भूल सकते अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में वो सरकार बनाने के लिए किसी से भी गठबंधन करने को तैयार है। पहले कांग्रेस और बसपा के साथ भी हम गठबंधन देख चुके हैं। फिलहाल आप देखिए कि अपने चाचा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन को तैयार हो गए थे। हालांकि शिवपाल यादव की तरफ से अभी भी नाराजगी है, लेकिन अखिलेश लगातार तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई हैं, या फिर यह माना जाए कि अखिलेश मान चुके हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब कमजोर है, अपने सहारे तो सत्ता में नहीं आ सकी, बैसाखी की जरूरत है? देखिए, जब होमवर्क पूरा नहीं होता है और जब एग्जामिनेशन में आप जाते हैं और एग्जाम में अगर आपका होमवर्क नहीं पूरा होता तो आपको लगता है कि बस 33 नंबर पा कर किसी तरह से पास हो जाए। ऐसी सूरत में यही स्थिति आज जो है उत्तर प्रदेश में है। अगर गठबंधन की सियासत इसीलिए अखिलेश यादव बार बार कर रहे हैं, इसीलिए अखिलेश यादव बार बार इस तरीके सारे जो भी छोटे बड़े दल हैं उनके साथ गठबंधन, क्योंकि उनका होमवर्क जो है शायद पूरा नहीं है और इसीलिए वो बार बार कह रहे थे कि मैं किसी के साथ भी गठबंधन करने को तैयार हूं। लेकिन सवाल इसी बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ये मान रहे हैं कि बहुत टफ कॉम्पिटिशन होगा बीजेपी के सामने, जहां पर बीजेपी की मजबूत पकड़ है, संगठन मजबूत है। इसके अलावा बूथ लेवल से लेकर अगर आप देखिए तो टॉप लेवल तक जो है उनके कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। जहां इतना बड़ा संगठन है उसके साथ लड़ाई लड़ना जो है शायद अखिलेश यादव के लिए चुनौतीपूर्ण है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर एक किसानों की बड़े आंदोलन के रूप में देखा गया है, जिसमें कि जयंत चौधरी की भूमिका बहुत अच्छी रही है। वहां पर उन्होंने किसानों का खुलकर साथ दिया है। ऐसी सूरत में अब अखिलेश को लग रहा है कि अगर हमारा MY फैक्टर के अलावा अगर जाट बाहुल्य क्षेत्र है, अगर वो भी फैक्टर अगर आ जाता है और किसान अगर उसके साथ जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को जो है मजबूत होगा। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि जो बात इस बात पर भी आई है कि अगर सरकार बनती है, ये भी बात पहले स्पष्ट हो गई, जो विश्वस्त सूत्रों ने बताई है कि अगर सरकार बनती है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी जो है वो जयंत चौधरी अपने पास रख सकते हैं। ऐसी भी बात जो है इस चर्चा में इसको भी निकाल कर जो है सामने है, क्योंकि सारी बातें जो है वो पोस्ट अलायंस पर नहीं बल्कि प्री अलायंस पर ही स्पष्ट कर लेना चाहते हैं, ताकि जब प्री अलायंस हो जाए और उसके बाद जब पोस्ट सरकार बनती है, अगर गठबंधन की सरकार बनती है, ऐसी सूरत में अगर उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ और राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी ये मैटर रहे कि हाँ, बिल्कुल चीजें पहले ही क्लियर करनी होंगी। और क्योंकि अभी एक चीजें भी सामने आ रही हैं कि इसके बाद ही जब बातचीत बनेगी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी दोनों नेताओं की तरफ से। आप बने रहिए अभिनव। करुण जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बातें तो हो रही हैं कि अब फिलहाल दोनों पार्टियां साथ आ रही हैं, बातें भी बन चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर माने जा रहा है कि रस्साकसी अभी भी है कि आखिर वो सीट किसकी रहेगी। जैसे आप शामली ले लीजिए, चांदपुर ले लीजिए, बड़ौद, गंगोह, शिकारपुर, माठ, छाता, इन पर अभी भी रस्साकसी है। तो क्या ये माना जाए कि इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करके, क्योंकि अगर हम पिछली चीजों पर यानी इतिहास पर नजर डालें तो अखिलेश लगातार झुकते हुए नजर आ रहे हैं, इन सीटों पर भी क्या ये झुकाव देखने को मिलेगा अखिलेश का? क्या लगता है आपको समीकरणों को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें अंतिम मुहर लग गई होगी और ये सामने चीज़ें आ जाएंगी। जो अभी ये बार्गेनिंग का दौर है कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे भी चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ सीटें जहाँ पर कि दोनों के बीच समझौते नहीं हुए हैं, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि
हम बढ़त लिए हुए हैं, दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी देर में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए जो आंकड़े कह रहे हैं 2012 से 2017 में किस तरीके से तस्वीर बदल गई थी, चारुल उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बीजेपी को पश्चिमी यूपी में, आरएलडी की हम बात कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि पश्चिमी यूपी में उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पार्टियां उसे साथ लेकर चलने की कोशिश करती हैं। बीजेपी को 20 से 103 सीट पर 2017 में आ गई थी। कितना ज़्यादा उसे फायदा हुआ था, जो हम बात कर रहे हैं कि जाट किस तरीके से उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे, और उसी की काट ढूंढने में अखिलेश यादव यहाँ पर लगे हुए हैं। अखिलेश की बात हो रही है तो एसपी की बात समझ लीजिए कि 58 से वो सीधे 27 पर आ गए थे, आधे से भी कम हो गए थे। बीएसपी 39 से 3 पर सिर्फ सिमट कर रह गई थी, और आरएलडी जिसके साथ यहाँ पर बातचीत चल रही है 9 से सिर्फ 2 सीट पर सिमट गई। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुरजोर ऐसी कोशिश की जा रही है कि पूरी तरीके से ठोक बजाकर एक एक सीट पर समझौता कर लिया जाए, जहां पर जिस पार्टी का कैंडिडेट मजबूत होगा, जो पार्टी मजबूत होगी उसी पार्टी के कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाएगा। और इसीलिए थोड़ा वक्त लिया जा रहा है कि आखिरी जो तस्वीर होगी वो किस तरीके की होगी। बिल्कुल, आखिरी तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी साफ हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया करुण इस तमाम जानकारी के लिए। मेरे संवाददाता अभिनव पांडे का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर का। क्रिप्टो करेंसी को लेकर केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है और सभी निजी क्रिप्टो करेंसी हो सकती हैं बैन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, सभी निजी क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकती है और केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर अब सख्त नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, शीतकालीन सत्र में इस पर बिल लाने की तैयारी भी हो चुकी है। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है और शीतकालीन सत्र में इस पर बिल लाने की तैयारी, और सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर केंद्र सरकार का सख्त रुख नजर आया है और इसको लेकर शीतकालीन सत्र में एक बिल लाने की तैयारी भी है। सभी क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है, इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार सख्त नजर आ रही है और साथ ही शीतकालीन सत्र में इस पर बिल लाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार किस कदर सख्त है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शीतकालीन सत्र में इसको बैन करने के लिए बिल लाया जा सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी से क्या होगा? लोकल करेंसी का क्रिप्टो खरीदने में आम लोगों के बीच पैसा लगाना बैन हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी की पाबंदी से ये फायदे हम आपको बता रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के बीच ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगा। लोकल करेंसी का क्रिप्टो खरीदने में यूज नहीं किया जाएगा। ये तमाम फायदे आपको बताए जा रहे हैं। पाबंदी के बाद क्या होगा? क्रिप्टो करेंसी के इन कैश पर भी लगाम, आम लोगों के बीच पैसा लगाना बैन हो जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी के बाद क्या इफेक्ट्स होंगे वो बताए जा रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर बिल भी आने वाला है। कुछ करेंसी को छोड़कर सभी प्राइवेट करेंसी पर पाबंदी संभव मानी जा रही है। लोकल करेंसी का क्रिप्टो खरीदने में इस्तेमाल संभव नहीं होगा।